है ना। और अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो सेक्शन 25 ने कह दिया कि वो बन जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। सेक्शन 25 ने हमें कहा कि अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा, है ना। लेकिन सेक्शन 25 में ही इसके एक्सेप्शंस भी बता दिए कि देयर आर सम सर्कमस्टांसेस जहां पर कंसिडरेशन वन साइडेड है, उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। यानी ये जो जनरल प्रिंसिपल था, क्या था, जो सेक्शन 25 में है, इसी के एक्सेप्शन भी यहां हमें मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? सेक्शन 25 1, 2 एंड 3, दीज आर द एक्सेप्शंस। मतलब क्या हुआ एक्सेप्शंस का मतलब? आप कह रहे हो विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज वॉइड, लेकिन एक्सेप्शनल कंडीशंस में यहां पर क्या हो रहा है? इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, ये क्या बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बात आ रही है समझ में अपन क्या पढ़ रहे हैं? आयुषी, बात आ रही है समझ में टॉपिक क्या है? हाँ जी मैम, यस। तो अब आप जानने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है चाहे कंसीडरेशन उसमें नहीं भी है या वन साइडेड है। तो अब देखिए, सबसे पहले है सेक्शन 25 क्लॉज 1। ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया गया है? हेडिंग लगा लीजिए आप, सेक्शन 25 क्लॉज 1, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड विथ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब इसमें कौन सी पार्टीज हैं? इसमें जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वो कौन होने चाहिए? नियर रिलेटिव्स। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसा होगा? रिटन, वर्बल नहीं होगा। और इसकी रिक्विजिट एक और है, वो क्या? कि इसका रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अब क्या चार बातें हैं? सेक्शन 25 क्लॉज 1 देख रहे हैं आप, इसमें क्या चार बातें बता रखी हैं? इसमें आपको बता रखा है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नियर रिलेटिव्स होने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियर रिलेटिव्स? नियर रिलेटिव्स में आएगा या तो ब्लड रिलेशन, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, है ना, नियर रिलेटिव्स में आएंगे। या फिर आएगा मैरिज रिलेशन से, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, है ना। तो मैरिज रिलेशन या ब्लड रिलेशंस वाले जो लोग हैं, बस वही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कोई स्ट्रेंजर नहीं होगा, फ्रेंड्स नहीं होंगे, रिलेटिव्स नहीं होंगे, नियर रिलेटिव्स ही होंगे। रिलेटिव्स नहीं लिखा, केवल रिलेटिव्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे काका की, चाची की, नानी की, बुआ, कहीं ना कहीं से निकल आता है रास्ता। तो इन्होंने क्या लगा दिया आगे? नियर। अब फिर इन नियर रिलेटिव्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? ओरल भी होता है कॉन्ट्रैक्ट, बाय कंडक्ट भी होता है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं साहब, रिटन ही होना चाहिए, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका क्या करवाना पड़ेगा आपको? रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग कराओगे? जो आपका कानून चल रहा है, जो आपके ऊपर लागू है, कौन सा कानून है? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन भी, वो जो प्रोसेस बताया गया है वो होना चाहिए, वर्बल नहीं चलेगा। फिर प्लस एक और बात क्या बताइए, ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में भी नेचुरली लव एंड अफेक्शन मौजूद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो। अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये जो हम जिन रिलेशंस की बात कर रहे हैं, फादर ने अपने एल्डर सन और यंगर सन में जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी, उनकी वो सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है अपने दोनों बेटों में। अब फादर ने यहाँ पे बच्चों को प्रॉपर्टी दी है, बच्चों की तरफ से फादर को क्या जा रहा है? नथिंग। कंसिडरेशन में क्या जा रहा है? पिताजी की तरफ से प्रॉपर्टी जा रही है ना दोनों बच्चों को, बच्चों की तरफ से क्या जा रहा है? कंसिडरेशन, नथिंग। तो कंसिडरेशन कैसा है? वन साइडेड। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? वैसे तो ये किसमें चला जाता सीधे सीधे? 25 में। इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज कंसिडरेशन इज ओनली फ्रॉम द साइड ऑफ फादर, देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम द साइड ऑफ सन, सो दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन सेक्शन 25(1) क्या कह रहा है? क्या ये नियर रिलेटिव्स हैं फादर एंड सन? क्या इनका ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन हुआ है? यस, वर्बल नहीं हुआ, रिटन हुआ है। क्या ये रजिस्टर्ड भी करवा लिया? करवा लिया जी।
क्या इनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है? अब यहाँ नेचुरल वर्ड का मतलब क्या हुआ? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें नेचुरली लव एंड अफेक्शन मौजूद होगा ही। पिताजी कितना ही बच्चे को डांट रहे हो, बच्चे कितना ही माँ बाप से नाराज हो रहे हो, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ का तो शानदार उदाहरण है ही, तो लड़ाई झगड़े तो होते ही रहेंगे, लेकिन उसका मतलब वहां पे उस रिलेशन में लड़ाई झगड़े का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस रिश्ते पे। वो रिश्ता वैसा का वैसा ही खूबसूरती लिए हुए बरकरार है। नेचुरली उस रिश्ते में लव एंड अफेक्शन मौजूद है ना? अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्ररी कोई बात नहीं कही गई हो, जो इसके विपरीत, इसके कॉन्ट्ररी शो हो रहा हो, तो यहाँ पर अगर ये चारों बातें मौजूद हैं, इसके भी कॉन्ट्ररी कोई बात नहीं कही गई है, तो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फादर एंड सन। सो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफर की गई बेटों को, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बेटों का यहाँ पर एल्डर और यंगर सन का उस प्रॉपर्टी पे बिल्कुल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जैसे राइट आते ट्रांसफर होते, वैसे इनको राइट ट्रांसफर होगा। दिस इज नॉट अ वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन चारों एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए। अगर हम यहाँ ये उदाहरण लें कि आपकी एक फ्रेंड अभी जो मिली थी, क्या नाम था? रक्षा। हाँ, मैंने भी 2 बार उससे पूछा, मैं भूल गई। तो आपकी जो फ्रेंड है वो बहुत खास है और आप अपनी प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर करना चाहती हैं, है ना? या एनीथिंग यू वांट टू ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन वेदर इट इज अ मूवेबल थिंग और इमूवेबल। सो आपके दोनों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में नेचुरली लव एंड अफेक्शन मौजूद है। आप ये रिटर्न भी तैयार कर लेती हैं, रजिस्टर्ड भी तैयार कर लेती है, लेकिन आप इस नियर रिलेटिव्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं जो सेक्शन 25 क्लॉज 1 बता रहा है। फ्रेंड्स को इसमें इंक्लूड नहीं करा है ना? मैंने क्या बताया? केवल नियर रिलेटिव्स को शामिल किया है, ब्लड रिलेशंस एंड मैरिज रिलेशन से। तो ये वाला इलस्ट्रेशन बाहर हो गया। आपने अपनी फ्रेंड को चाहे रिटर्न रजिस्टर्ड करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज व्हाट? वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि इसकी रिक्विजिट पूरी नहीं हो रही। यही इस इलस्ट्रेशन में अगर हम देख लें कि फादर ने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, वर्बली उन्होंने कह दिया कि बेटा फैक्ट्री तो छोटे वाले की है और मकान जो है बड़े वाले भाई का है, बेटे का है। नो वे, ये भी वैलिड नहीं हुआ, बिकॉज दिस इज नॉट रिटन। इट शुड बी इन रिटन फॉर्म, प्लस रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो मस्ट। ये रिक्विजिट्स पूरी होने के बाद ही ये सेक्शन 25 क्लॉज 1 में वन साइडेड कंसीडरेशन होने के बावजूद ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। एक भी चीज मिस हुई तो नहीं बनाएगा। एक केस था राजरानी वर्सेस भूतनाथ, राजरानी नहीं, सॉरी, राजलखी, राजलखी वर्सेस भूतनाथ। उसमें क्या होता है? हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। हस्बैंड जो है वो वाइफ के साथ प्रॉमिस करते हैं कि भाई अब चूंकि हम दोनों का साथ साथ रहना मुश्किल हो गया, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम एक साथ रह सकें, वी डिसाइडेड टू लिव सेपरेटली, और उसके बदले में हस्बैंड कुछ अमाउंट जो है एवरी मंथ अपनी वाइफ को देने का प्रॉमिस करते हैं। दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन सेक्शन 25 क्लॉज 1। क्यों? क्योंकि नियर रिलेटिव्स की कैटेगरी में वो हस्बैंड वाइफ तो आ रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी तैयार कर लिया हस्बैंड ने, रजिस्टर्ड भी करा लिया, लेकिन वो बात क्या बता रहे उनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट में ही लिखा हुआ है, तो कॉन्ट्ररी बात लिखी हुई है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा? वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर है? आपको क्लियर है? आयुषी, ज्योति? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 25 क्लॉज 2 क्या कहता है। इसका हेडिंग है प्रॉमिस टू कंपनसेट, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। ट्वेंटी फाइव क्लॉज 2 में क्या हो रहा है? कोई पर्सन सर्विस आपको दे रहा है, वो भी कैसे? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, काम वो पहले हो चुका है, वर्क हैज बीन डन। कैसे हुआ है? प्रोमिसर के कहने पे नहीं हुआ, जो काम हुआ है वो कैसे किया है करने वाले ने? वॉलेंटरली, अपनी इच्छा से किया है।
काम करने वाले ने कैसे काम किया? अपनी मर्जी से काम किया, और वो जो काम हुआ उससे आपको बेनिफिट मिला, उससे आपको फायदा मिला, तो उस सिचुएशन में यू आर बाउंड कि आप उसकी सर्विसेज के लिए पेमेंट करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग में आग लग गई है, या कोई बच्चा जो है पानी में डूब रहा है ना, तो उस बच्चे को पानी से बाहर निकाल के कोई लोग ले आते हैं, सेव करके ले आता है कोई व्यक्ति, तो जो उसके पेरेंट्स हैं उनका कहना ये है कि हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हम आपको कंसिडरेशन के रूप में सो एंड सो अमाउंट देना चाहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने बचाया, डूबते हुए व्यक्ति को बचाया, बच्चे को बचाया, उसने काम अपनी मर्जी से किया, काम पूरा कर लिया, और जब वो बाहर उसे बचा के ले आया है, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उसको कंसीडरेशन दे रहे हैं, या कंसीडरेशन देने की बात कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है पास्ट वॉलेंटरी एक्ट, जो पहले की जा चुकी हैं सर्विसेज, उनके लिए हम लेटर ऑन प्रॉमिस कर रहे हैं कंपनसेट करने का। हम उनको एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपने जो काम हमारे लिए किया, उसके बदले हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। एक कोशिश कर रहे हैं हम इस बात की। अब इसमें काम कैसे हो रहा है? मर्जी से हो रहा है, प्रॉमिसर के कहने पे नहीं हो रहा। जबकि सेक्शन 2D में आप देखते हैं पास्ट कंसीडरेशन है, वहां पे है एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के कहने पे कोई काम होता है वहां। यहाँ कैसे होता है? वॉलंटरी एक्ट होता है। जैसे आप एक इलस्ट्रेशन यहाँ ये भी ले सकते हैं कि एक वर्किंग वुमेन है जो कि अपने 2 साल के बेबी को पड़ोसी के यहाँ छोड़ के जा रही हैं, क्योंकि उस लेडी का कहना ये है, जो पड़ोस में रहने वाली लेडी है, कि आप आराम से अपनी जॉब पे जा सकते हैं, आप न्यूक्लियर फैमिली से हैं, तो आपके बच्चे को सारा दिन मैं आराम से लुक आफ्टर कर लूंगी, मेरा भी मन लग जाएगा, घर में कोई बच्चा नहीं है छोटा। तो इन्होंने क्या किया, वो जॉब पे जा रही हैं आराम से, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे जा रहे हैं, और उनके बच्चे की लुक आफ्टर जो है उनका पड़ोसी जो लेडी है वो कर रही हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है, तो यहाँ जो उस लेडी ने सर्विसेज दी हैं, उन सर्विसेज के लिए ये हस्बैंड वाइफ उनको कंपनसेट करना चाहते हैं कि सारे दिन हमारा बच्चा बिल्कुल घर के वातावरण में सुरक्षित तरीके से रह रहा है, हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं। अब उस लेडी ने क्या किया, काम वॉलंटरी किया, अपनी मर्जी से किया था। उनके काम करने के बाद जब उन्होंने काम कर लिया, हम उनको क्या देना चाह रहे हैं, कंसीडरेशन देना चाह रहे हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? सेक्शन 25 क्लॉज 2 में ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना देगा। आ रही है बात समझ में? सेक्शन 25 क्लॉज 2 में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जहां पे पहले किए गए काम का हम लेटर ऑन कोई प्रॉमिस कर रहे हैं कंपनसेट करने के लिए। अब चूंकि आप कहेंगे इसमें इसमें दोनों तरफा तो काम है, एक ने बच्चे को बाहर निकाला, सेव किया, उसने कंसीडरेशन दिया, तो दोनों तरफा तो कंसीडरेशन है, एक तरफा क्यों कह रहे हो आप? क्यों कह रही हूं मैं एक तरफा सिद्धि? दोनों तरफा है ना, एक बच्चे को बचा रहा है तो अपन उसे कंसीडरेशन दे रहे हैं, एक बच्चे को लुक आफ्टर कर रही हैं तो हम कंसीडरेशन दे रहे हैं। तो फिर ये वन साइडेड कंसीडरेशन कैसे हो रहा है? कोई बता सकता है मुझे? मैम क्योंकि वो प्रॉमिस नहीं करे कि वील पे यू दिस अमाउंट एंड इट्स नॉट। यस, ये प्रॉमिस कब हुआ, बाइंडिंग रिलेशन कब अराइज हुआ? मतलब काम जब पूरा हो गया, एक तरफा काम पूरा हो गया, उसके बाद दूसरी पार्टी कह रही है आई वांट टू कंपनसेट, प्रॉमिस तब वो कर रही है, जब वो प्रॉमिस कर रही है तब कॉन्ट्रैक्ट का जन्म हो रहा है। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज कहाँ है? और अब जब कॉन्ट्रैक्ट का अभी आप फॉर्मेशन कर रहे हो, अब आ रहा है वो पिक्चर में, कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस ही वो फूल ही कब उग रहा है, लेटर ऑन। प्रॉमिस ही कब आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो बाद में वो आ रहा है, तो बाद में जब आ रहा है तभी अपन देख रहे हैं उसकी पिक्चर सिनेरियो कि भाई इसमें कंसीडरेशन दोनों तरफा है कि नहीं है। तब उसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि कंसीडरेशन किस तरफ से है, एक तरफ से ही है। वो हस्बैंड वाइफ कंसीडरेशन दे रहे हैं ना महिला को, जो लुक आफ्टर कर रही है बच्चे को, वन साइडेड हो गया। उससे पहले वाली चीज तो उड़ गई हवा में, क्योंकि कंसीडरेशन पहले से तय किया हुआ थोड़ी हो रहा है, एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर भी नहीं हो रहा जैसे जैसे फॉर्मेशन होना चाहिए। तो प्रॉमिस चूंकि बाद में हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात ही बाद में आई है, और जब बात आई है बाद में तो वहां पे कंसीडरेशन कैसा दिखाई दे रहा है, वन साइडेड।
लेकिन उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी रिक्विजिट है कि पास्ट वॉलेंटरी एक्ट के लिए हम कंपनसेट करने का प्रॉमिस करते हैं। गॉट इट? कोई Yes, ma'am. कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? ज्योति, आपकी कोई क्वेरी हो? No, ma'am. अब देखते हैं सेक्शन 25 क्लॉज 3 क्या कहता है। ये कहता है टाइम बार्ड डेट। किसके बारे में कहता है? टाइम बार्ड डेट की बात करता है। ऐसे लोन की बात करता है जिसका टाइम पीरियड लैप्स हो चुका है। सीमा मैम ने किससे लोन लिया? ज्योति से। ज्योति जी आ गई पिक्चर में, कभी कभी आती है ना तो पकड़ी जाती है। तो ज्योति से सीमा मैम ने लोन लिया। सीमा मैम ने कहा कि ज्योति जी मुझे आप 2 लाख रुपए का लोन दे दो। ज्योति जी कहती है मैडम अभी आए हुए 4 दिन नहीं हुए मुझे, मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं पहले आपकी स्टूडेंट भी नहीं रही हूँ। मैंने कहा मैं तो 22 साल से इसी लाइन में हूँ, बहुत से बच्चे हैं मेरे जो मुझे जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप निश्चिंत होके अपना जो है लोन मुझे दे सकती हैं। मगर ज्योति ने कहा मैडम मैं तो नहीं जानती, मेरा आपसे परिचय यहाँ पे नहीं है, तो आप कोई सिक्योरिटी दे दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है? सिक्योरिटी भी नहीं है मेरे पास किसी प्रकार की। तो खैर अल्टीमेटली ज्योति और मेरे बीच में लोन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया विदाउट एनी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होती कोई मूवेबल की, इमूवेबल की, या कोई श्योरिटी होता तो कोई इशू नहीं था। ये कौन सा लोन हो गया? अनसिक्योर्ड डेट हो गया। सिक्योर्ड डेट होता तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ कौन सा डेट है? अनसिक्योर्ड। मैं बहुत ब्रीफ में बात कर रही हूँ, ये थोड़ा अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो समझ सकते हैं इसको। तो लोन आप सिंपली, आपको क्या समझना है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? एक लोन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सीमा मैम और ज्योति के बीच में। कब लिया मैंने? आज कौन सी तारीख है? 1/9/23। और मुझे चुकाना कब था? मैंने कहा 1 जनवरी 24 को मैं आपको ये पे कर दूंगी। मैंने कितने समय के लिए लिया है? 2-3 मंथ्स के लिए मैंने ये लोन लिया और मैं इस तारीख को मुझे पे करना है। ये तारीख आ जाती है, इस तारीख को सीमा मैम ने ज्योति को ये पैसा पे नहीं किया। क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ज्योति जी क्या कर सकती हैं मेरे खिलाफ? लीगल एक्शन ले सकती हैं। कौन सी तारीख से ले सकती हैं? इस तारीख से। इस दिन क्या अराइज हो गया? कॉज ऑफ एक्शन हो गया क्या अराइज? आयुषी हो गया क्या एक्शन अराइज? यहाँ कॉज ऑफ एक्शन, Yes, ma'am. कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। लेकिन अभी ज्योति जी ने कॉज ऑफ एक्शन, बाद का कारण तो आ गया लेकिन अभी एक्शन नहीं लिया मेरे खिलाफ। मैडम है, थोड़ा वेट करते हैं, ऐसे तो नहीं करेंगी, संस्था चला रही हैं। वेट किया इन्होंने, थोड़ा वेट किया। अब इस वेट करने में इनका जो टाइम पीरियड था कहाँ निकल गया? 3 साल। क्या तारीख आ गई? अब आ गई 15 जनवरी 27। 3 साल का टाइम पीरियड यहाँ जो ओवर हो रहा था वो कब हो रहा था? 1/1/27 को पूरा हो रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट के मामले हैं। कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो लिमिटेशन एक्ट है वो आपको जो टाइम लिमिट देता है वो देता है 3 साल। 3 years तक आप जा सकते हैं। मंदिर का दरवाजा नहीं है कि कभी भी चले जाओ। अपने घर का मंदिर, बाहर का मंदिर का तो फिक्स होता है टाइम। घर के मंदिर में तो जब परेशानी में आ गए तुरंत जाके खड़े हो जाते हैं अपन बात करने। तो ये वाला जो मंदिर है, न्याय का मंदिर, इसके लिए दरवाजे कब तक खुले हैं? 3 साल। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से 3 साल तक ज्योति जी के पास ये राइट था कि वो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकती थी, लेकिन इन्होंने ये एक्शन नहीं लिया। तो अब ये इनका जो 2 लाख रुपए का लोन था वो क्या कहलाया? टाइम बार्ड। इसका टाइम पीरियड क्या हो गया? बार हो गया। ये मेरे खिलाफ एक्शन कब लेने गई है कोर्ट में? 15 जनवरी को। तो कोर्ट क्या कहेगा? मैडम आपका टाइम पीरियड जो था लैप्स हो चुका सूट फाइल करने का, ये लोन आपका टाइम बार्ड हो गया है, आपको 1 जनवरी 27 के पहले पहले आना था। तो ये लोन अब ये मुझसे लीगली रिकवर नहीं कर सकते।
क्लियर हो रही है बात? ये लोन कौन सा है जिसके लिए लीगली इनके पास जो रेमेडी थी वो खत्म हो गई है, अब ये मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते इस 2 लाख रुपए के लिए। तो इसलिए इस 2 लाख रुपए की रकम को आप क्या बोलेंगे? टाइम बार्ड डेट हो गया, ये टाइम बार्ड लोन हो गया। अब क्या हो रहा है पिक्चर में, आपको कौन सा देखना है? सेक्शन 25 क्लॉज 3। अब एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, कब बनाया गया? ये 1 मई 2028 को सीमा जी ने यहाँ पे किनके नाम पे? ज्योति जी के नाम पे एक डॉक्यूमेंट बनाया। सीमा जी का बर्थडे आता है 1 मई को, है ना? और इन्होंने क्या किया? 1 मई 2028 को एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया, नॉट रजिस्टर्ड, ओनली रिटन डॉक्यूमेंट बनाया। और उसमें उन्होंने लिखा कि ज्योति जी, मैं आपको नेक्स्ट मंथ की जो 1 तारीख है यानी 1 जून, उसको मैं आपको ये 2 लाख रुपए पे कर दूंगी। मैं अभी भी पे नहीं कर रही हूँ, पे करने का प्रॉमिस कर रही हूँ। और वो प्रॉमिस कौन सा कर रही हूँ? रिटन, वर्बल नहीं, रिटन प्रॉमिस। अब ये मैंने जो प्रॉमिस किया, इस प्रॉमिस से ये जो टाइम बार्ड लोन था उसकी रेमेडी जो खत्म हो गई थी वापस अलाइव हो गई। मैंने इनको कहा था 1 जून को मैं आपको ये पैसा दूंगी, 2 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट जो भी आपका बनता है। तो यहाँ पर इस तारीख को अगर मैं ये पैसा पे नहीं करूंगी तो ज्योति हैज अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट मी। ये डॉक्यूमेंट जो बनाया गया इसमें आप देख रहे हैं 2 लाख रुपए कौन दे रहा है? सीमा जी दे रही हैं। ज्योति जी की तरफ से क्या है? नथिंग। हमें लीगल सेंस में देखना है, क्योंकि प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट जो था वो तो डिस्चार्ज हो चुका। आप लीगल सेंस में बात करें तो यहाँ पे 1 जनवरी 27 को ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया लोन का, लीगली बात खत्म हो गई। ये लीगली मुझसे पैसा रिकवर नहीं कर सकते। अब इसी टाइम बाद लोन को पे करने का जब मैं रिटन प्रॉमिस करती हूँ, तो इस प्रॉमिस में आप देख रहे हैं, इस रिटन प्रॉमिस में मेरी तरफ से 2 लाख रुपए जा रहा है, उनकी तरफ से क्या आ रहा है? सेकंड पार्टी की तरफ से क्या आ रहा है? नथिंग इज देयर, उनकी तरफ से कंसिडरेशन नहीं आ रहा। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फिर भी बन जाएगा। वन साइडेड कंसिडरेशन होने के बावजूद भी ये क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? आपको क्लियर है? आयुषी? मैम, इन केस अगर आपने वो मई में लाइक वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाया रहता तो क्यों? वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जाता तो लीगली मुझसे ये पैसा रिकवर नहीं कर सकती थी। ये रिटन डॉक्यूमेंट अगर मैंने नहीं बनाया, ये तो मैंने बनाया ये डॉक्यूमेंट, इसमें वन साइडेड कंसिडरेशन है। अगर मैंने ये नहीं बनाया होता तो ये मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती थी, क्योंकि लॉ ने तो लिमिटेशन वाली बात तो खत्म हो गई ना। तो फिर कैसे लेंगे एक्शन? हाँ जी, ओके, क्योंकि लिमिटेशन क्लियर। एक्ट ने 3 साल का टाइम दिया था, वो खत्म हो गया। आयुषी, बात समझ आ रही है? नहीं आई? यस मैम, नहीं समझ आ गई। सिंपली हम क्या कर रहे हैं यहाँ, हम देख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कंसिडरेशन वन साइडेड है, इन स्पाइट ऑफ दैट हम कह रहे हैं दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या बना रहे हैं आप? आपको पिक्चर में इस डॉक्यूमेंट को देखना है, ये है हमारा सेक्शन 25 क्लॉज 3, कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। कहाँ यहाँ पे कंसिडरेशन कौन दे रहा है? एक पार्टी दूसरे को दे रही है, लोन दे रही है, टाइम बार्ड लोन पे करने का प्रॉमिस कर रही है और साथ में इंटरेस्ट पे करने का प्रॉमिस कर रही है। अब ये जरूरी नहीं है पूरा प्रॉमिस करने के लिए बाउंड नहीं है। यहाँ पे सपोज ये 2 लाख रुपए मैंने लिए थे, मैं क्या कर सकती थी? 1 लाख ही लिख सकती थी, 1 लाख रुपए ही देंगे जी आपको। अब आप तो सिर्फ सुनोगे और कुछ कर ही नहीं सकती ज्योति जी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोन कौन सा था? टाइम बार्ड, लीगल तो कोई एक्शन ले ही नहीं सकते ना वो, उनके पास तो ये आ गया, ये जो आ गया वो आ गया वाली बात है। तो होली और पार्टली कंप्लीट अमाउंट या पार्टली अमाउंट जो डेट का था, ऐसा डेट जो कि टाइम बार्ड था, उसे पे करने का एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा है, वो भी वर्बल नहीं कर रहा, रिटन प्रॉमिस कर रहा है। इस डॉक्यूमेंट को आप कहेंगे दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें वन साइडेड कंसिडरेशन है, आप पिछला वाला भूल जाइए, दैट वाज द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द टाइम पीरियड वाज लैप्स्ड। Now, what is the real scenario at this time?
एट दिस टाइम इन दिस डॉक्यूमेंट वन पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन है, सीमा जी की तरफ से कंसिडरेशन है, ज्योति जी की तरफ से देयर इज नो कंसिडरेशन. इन स्पाइट ऑफ दैट दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ 1 जून से लेके शी हैज अ राइट अगेन कितना, 3 इयर्स. अब ये गलती नहीं करेंगी, सूट फाइल ना करें. अब यहां से लेके वो राइट खत्म नहीं हुआ, रेमेडी खत्म हुई थी हमारी. लिमिटेशन एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज, यहाँ पे हमने क्या शब्द यूज कर रहे हैं, राइट खत्म हो गया ऐसा नहीं कह रहे हम, राइट टर्मिनेट नहीं हुआ. लिमिटेशन एक्ट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट, बल्कि वो क्या खत्म कर रहा था, रेमेडी. वो जो रेमेडी खत्म कर रहा था वो सेक्शन 25 क्लॉज 3 से क्या हो गई, वापस आ गई. अब आपको क्या करना है, बैरक लेना है. सेक्शन 25 क्लॉज 1, 2, 3 ये तीनों पढ़िए. मैं 5 मिनट का समय आपसे लेती हूँ, ये आप पढ़िए, तब तक मैं आती हूँ वापस. ऑफिस में कोई क्वेरी है, आज कोई और है नहीं स्टाफ मेंबर, सब छुट्टियां मना रहे हैं. तो मैं 5 मिनट का गैप लेती हूँ, आप ये पढ़िए, मैं आके बात करती हूँ आपसे.
मैम माइक 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 रिकॉर्डिंग भी चल रही होगी आराम से। यस आयुषी, आपको लैंग्वेज क्लियर हुआ? डायरेक्ट का लैंग्वेज क्लियर हुआ क्या आयुषी और ज्योति आपको? हेलो आयुषी, यस आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे मैम तक। क्लियर है। आयुषी हेलो लैंग्वेज, हाँ आवाज नहीं आई मुझे यस आपको। मैम क्लियर है क्लियर है। ठीक है, ज्योति को भी? उसमें क्या लिखा है? जी मैम। एवरी एग्रीमेंट इज वॉइड। शुरुआत कैसे करी है उन्होंने? उन्होंने कहा है एवरी एग्रीमेंट इज वॉइड विदाउट कंसिडरेशन अनलेस। मतलब जनरल प्रिंसिपल बता दिया पहले तो आपको कि जनरल प्रिंसिपल क्या है, इफ देर इज नो कंसिडरेशन देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो नीचे 1 2 3 में 3 सर्कमस्टांसेस बता रखे हैं वो इसके एक्सेप्शन हो गए कि वहां कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, है ना। अब आपने देखा सेक्शन 25 क्लॉज 1 की जो रिक्विजिट थी वो क्या रिक्विजिट थी? सेक्शन 25 क्लॉज 1 में इन्होंने कह दिया था रिटन भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, है ना। 25 क्लॉज 2 में इन्होंने क्या कहा था? क्या रिटन और रजिस्टर्ड जरूरी बताया है? नो, यहाँ दोनों की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, ना रिटन होना जरूरी है ना रजिस्टर्ड होना जरूरी है। 25 क्लॉज 3 में क्या बताया? रिटन होना मस्ट है, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ये जो है एग्जाम में आया हुआ है अपना क्वेश्चन। अब इसके बाद लिखिए अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, गिफ्ट एक्चुअली मेड। देखिए गिफ्ट के मामले में एक्चुअली मेड लिखा है साथ में, यहाँ पे ऐसा गिफ्ट जो दिया जा चुका है, ऐसा नहीं कि गिफ्ट का प्रॉमिस कर रहे हैं। दो बातें हो गई, एक हो गया गिफ्ट देने का प्रॉमिस, आपको प्रॉमिस किया कि कोई गिफ्ट दिया जाएगा, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते। गिफ्ट में भी क्या होता है, वन साइडेड कंसिडरेशन होता है। आप गिफ्ट दे रहे हैं, सामने वाले की तरफ से जरूरी थोड़ी कि रिटर्न गिफ्ट आपको मिल रहा हो। तो गिफ्ट में क्या हो रहा है, वन साइडेड कंसिडरेशन है। वन साइडेड कंसिडरेशन होने के बावजूद भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आपने जिसको गिफ्ट दिया है या आपने अगर गिफ्ट लिया है तो आपका उस पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन है फिर भी वो वैलिड है ये। लेकिन गिफ्ट एक्चुअली मेड, जो वास्तव में दिया जा चुका, अगर गिफ्ट का किसी ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, फला मोबाइल, लैपटॉप या गाड़ी या मकान, वॉटएवर, किसी भी प्रकार का प्रॉमिस एनफोर्सेबल नहीं होगा गिफ्ट देने का जो आपको किया गया है। गॉट इट? अगला लिखिए चैरिटी और डोनेशन, फिफ्थ पॉइंट, चैरिटी और डोनेशन। डोनेशन में भी क्या है, एक तो एक्चुअली मेड, जो आपने डोनेट कर दिया किसी दूसरी पार्टी को, कोई डोनेशन या चैरिटी आपने दी है, वो भी कैसा होता है, वन साइडेड कंसिडरेशन होता है। आपकी तरफ से चैरिटी या डोनेशन क्या किया जा चुका है, दे दिया आपने, तो वन साइडेड कंसिडरेशन है, लेकिन वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी लेने वाले का उस पर अधिकार हो गया है, एनफोर्सेबल है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर डोनेशन का प्रॉमिस किया गया है तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन ये पूरी तरह ऐसा नहीं है कि गिफ्ट का जो, जैसे आपने प्रॉमिस का देखा, गिफ्ट का प्रॉमिस अगर किया गया है तो हमने कहा नॉट एनफोर्सेबल, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट एनफोर्सेबल। लेकिन यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। डोनेशन का या चैरिटी का अगर आप प्रॉमिस करते हैं तो अगर आपके प्रॉमिस के बेसिस पे क्या हो चुका है, काम शुरू हो चुका है,
work started. So this is enforceable by law. You are bound to perform this contract. आपको वो क्या करना पड़ेगा? परफॉर्मेंस करना पड़ेगा. अगर आपके प्रॉमिस के बेसिस पे कोई काम हो चुका है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ एक सीनियर फैकल्टी है जगदीश लाल जाट सर. पहले तो रेगुलर फैकल्टी में थे, लेकिन अब एज फैक्टर है, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, और वो अब कभी कभी ही आते हैं. तो अब जब वो आए तो उन्होंने ये कहा कि ये क्या कर रखा है सीमा जी, आपने बच्चों को बेसिक फैसिलिटी एसी नहीं लगवा के दे रखा आपने इनको, तो गर्मी में बैठे हुए हैं बच्चे. तो मैंने कहा हाँ सर, अभी तो नहीं लगवाया मैंने, बजट अलाउ नहीं कर रहा था, नेक्स्ट टाइम देखते हैं. बोले नहीं नहीं लगवाओ तुम इसको, इसका जो भी खर्चा होगा मैं इंस्टीट्यूट को डोनेट कर रहा हूँ ये एसी. ठीक है. उन्होंने क्या किया, यहाँ डोनेशन या चैरिटी देने का क्या किया, प्रॉमिस किया कि भाई अगले 15 दिन में एसी लग जाने चाहिए. तो मैंने क्या किया, 4 एसी लगवा लिए. उन्होंने कहा था कि मैं ये इस हॉल में लग जाने चाहिए, और उनके प्रॉमिस के बेसिस पे मैंने एसी वाले को बुलवा के फिटिंग विटिंग करा के यहाँ पे बच्चों को ये फैसिलिटी दे दी. काम क्या हुआ, शुरू भी हो गया, पूरा भी हो गया. अब जब पेमेंट की बात आई तो सर टाल रहे हैं, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं. वो प्रॉमिस था डोनेशन या चैरिटी का जिसके बेसिस पे काम शुरू हो गया या हो चुका, आपके प्रॉमिस के आधार पे हुआ था. सो यू आर बाउंड टू परफॉर्म. आपको वो डोनेशन या चैरिटी देना ही होगा. आप लीगली बाउंड हो चुके हैं, दैट इज एनफोर्सेबल. लेकिन अगर काम नहीं शुरू हुआ, वर्क हैज नॉट बीन स्टार्टेड येट, आपकी डोनेशन या चैरिटी के बेसिस पे आपने कहा था मंदिर के लिए हम चैरिटी देंगे, इस सड़क के लिए देंगे, whatever काइंड ऑफ डोनेशन आपने जिस काम के लिए कहा था, वो काम अगर शुरू ही नहीं हुआ है तो आपकी कोई लायबिलिटी भी नहीं है. यानी हमारी लायबिलिटी कब बनेगी, जब हमारे डोनेशन या चैरिटी के प्रॉमिस के बेसिस पे आधारित रह के आपने किसी को बेस अपना दे दिया, आप पे डिपेंडेंट हो गया वो, और आपके प्रॉमिस के बेसिस पे वो लायबिलिटी अराइज हो गई, तो फिर आपकी भी लायबिलिटी अराइज होगी कि आपको उसे पूरा करना पड़ेगा. बात समझ में आई? यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं इस वाले पॉइंट से. बताइए आयुषी एंड ज्योति, आपको क्लियर हुआ? यस मैम. यस मैम. अगला पॉइंट लिखिए, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट. ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट. इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, पहले बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट. बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया है सेक्शन 148. सेक्शन 148 जो आपको बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बताता है. बेलमेंट में क्या बताया गया है, हमें बताया गया है बेलमेंट में दो पार्टीज, वन इज कॉल्ड बेलर जो कि ट्रांसफर होता है, गुड्स को ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफर कहलाता है बेलर, एंड ट्रांसफरी यहाँ पे जो है वो कहलाता है बेली. यहाँ सब्जेक्ट मैटर जो होगा हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, मतलब गुड्स. ट्रांसफर ओनरशिप का नहीं, पोजेशन का होगा, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, पर्पस होगा, और वो पर्पस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे गुड्स क्या होगा, रिटर्न बैक. दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, जिसमें हम मूवेबल प्रॉपर्टी यानी गुड्स को फ्रॉम वन टू अनदर ट्रांसफर करते हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर की जो डेफिनेशन है मूवेबल प्रॉपर्टी की,
आप ले सकते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 7। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 7 हमें बताता है गुड्स की डेफिनेशन, जहां कहा गया है कि अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो यहाँ पे काम में आएगा। इसमें से इन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी में से क्या हटाया, गुड्स होने चाहिए, तो क्या हटा दिया, मनी नहीं आएगा, करेंसी जो राइट नाउ यूज में आ रही है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और क्या इंक्लूडेड नहीं है, एक्शनेबल क्लेम्स, तो ये इंक्लूडेड नहीं होगा। इसके अलावा बाकी जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए हमने एक ड्रेस स्टिच करानी है, हम ड्रेस मटेरियल लेके आए हैं और हमने टेलर को दिया है स्टिचिंग करने के लिए, तो आप कौन है यहाँ, बेलर, आपने ड्रेस मटेरियल दिया। टेलर कौन है, बेली। ट्रांसफर हमने ओनरशिप का थोड़ी कर दिया, हमने पोजेशन दिया है, ओनरशिप नहीं दी हमने, पर्पस के लिए दिया है, स्टिचिंग के लिए दिया है। जब वो स्टिचिंग कर लेगा तो क्या करेगा, हमें वापस लौटा देगा। ऐसे ही अगर मेरा व्हीकल खराब हो गया या मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैंने उसे क्या किया, रिपेयर कराने के लिए दिया, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाया, बेलमेंट का, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, बेलर गाड़ी ठीक कराने के लिए दे रहा है मैकेनिक को, मैकेनिक हो गया बेली, सब्जेक्ट मैटर हो गया वो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, पोजेशन हमें देना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए, ओनरशिप हम नहीं दे रहे हैं, गाड़ी को ठीक कराना हमारा पर्पस है, ठीक हो जाने के बाद वापस हमारे पास आ जाएगी, रिटर्न बैक। ऐसे ही ड्राई क्लीनर का एग्जाम्पल ले लो, ज्वेलर का एग्जाम्पल ले लो, है ना। ये एग्जाम्पल्स किसके आएंगे, रिपेयरिंग के लिए आपने कोई चीज दी है, सब चीजें किसमें इंक्लूड हो रही हैं, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में हो रही हैं। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कहा जाता है कि वो चीज वापस लौट के या तो बेलर के पास आएगी या बेलर के इंस्ट्रक्शंस पर थर्ड पार्टी के पास जाएगी, ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे आप कोई कोरियर वाले को या पोस्ट सर्विस वाले को आपने कोई पार्सल दिया है ना, पोस्टेज डिपार्टमेंट को हमने क्या किया, या कोई कोरियर सर्विस वाले को कोई पार्सल दिया है, तो वो पार्सल आपने उसे हैंडओवर किया, तो वो तो बेली हो गया, आप बेलर हो गए। अब वो गुड्स आपके पास थोड़ी लौटा रहा है, आपके इंस्ट्रक्शंस पर आपने उसे कहा था कि भैया दिल्ली में वो फला मेरी फ्रेंड रहती है उसके पास भेजना है, मेरे भाई के पास ये भेजना है गिफ्ट, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप बेलर हो, आप कोरियर कंपनी को दे रहे हो, और वो कोरियर वाला आपके इंस्ट्रक्शंस पर आपके ब्रदर या आपके रिलेटिव को दे रहा है, तो ये भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आ रही है बात समझ में, बेलमेंट क्या होता है। अब बेलमेंट होता है दो तरीके का, एक होता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट का मतलब होता है विदाउट कंसीडरेशन, जहां पे कंसीडरेशन नहीं होता। जैसे आपका नेबर, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड आपसे आपकी गाड़ी 2 दिन के लिए, 2 घंटों के लिए लेके जाता है, वो कहता है मुझे कुछ काम है, आपकी गाड़ी चाहिए मुझे, या 2 दिन के लिए चाहिए, 4 दिन के लिए चाहिए, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट हो गया। आप ट्रांसफर कर रहे हो गुड्स को फ्रॉम वन टू अनदर, लेकिन आप उसका कंसिडरेशन नहीं ले रहे हो, आप उससे पैसा थोड़ी ले रहे हो कि भाई मैंने आपको गाड़ी 2 दिन के लिए दी है। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाया, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट कहलाया, विदाउट कंसिडरेशन। ऐसे ही अगर आपने अपनी बुक या अपनी नोटबुक, अपने नोट्स अपने फ्रेंड को दिए हैं पढ़ने के लिए, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। रूटीन में कितने सारे ऐसे मौके आ जाते हैं कि हम अपनी चीज किसी दूसरे को देते हैं लेकिन उसका कंसिडरेशन नहीं लेते। ब्रदर का लैपटॉप खराब हो गया, मैंने उसको दिया थोड़ी देर के लिए कि ठीक है तुम मेरे लैपटॉप से अपना काम कंटिन्यू कर लो, दिस इज ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। आर यू गेटिंग, विदाउट कंसिडरेशन, दिस इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। इसके अलावा कौन सा बेलमेंट होता है, नॉन ग्रेटिट्यूअस। नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या हो गया, उसमें क्या आ गया, विथ कंसिडरेशन, जिसमें कंसिडरेशन होगा। जैसे आप गाड़ी रिपेयर कराने के लिए देते हो, आपको गाड़ी रिपेयर होके मिल रही है, मैकेनिक को मिल रहा है कंसिडरेशन, दोनों तरफा कंसिडरेशन है। आपको ड्रेस ड्राई क्लीन होके मिल रहा है और ड्राई क्लीनर को मिल रहा है पेमेंट, दोनों तरफा कंसिडरेशन है। ड्रेस स्टिच होके हमें मिल रही है,
और टेलर को उसका पैसा मिल रहा है, स्टिचिंग चार्जेस, दोनों तरफा कंसीडरेशन है। तो जहां बोथ द साइड्स कंसीडरेशन है वो कौन कहलाता है, कौन सा है, नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट। और ग्रेचुइटियस बेलमेंट कौन सा होता है, विदाउट कंसीडरेशन होता है। दोनों ही पूरी तरह से क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड कंसीडरेशन है, अगर बेलमेंट ग्रेचुइटियस बेलमेंट है तो वो वैलिड ही नहीं है। आपका फ्रेंड आपसे लेके तो गया था गाड़ी और वो तोड़ फोड़ के ले आया है, अब आप उसका क्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। वो पूरी तरह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही एनफोर्सेबल है। तो विदाउट कंसीडरेशन कौन सी चीज देखी अपन ने, ग्रेचुइटियस बेलमेंट भी कैसा हो जाएगा, विदाउट कंसीडरेशन वैलिड हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ, बताओ। यस मैम। अगर आपसे पूछें कि जब आप बैंक में मनी डिपॉजिट कराते हो, आपके सेविंग अकाउंट में बैंक में पैसा जमा कराते हो, क्या ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है? Yes, that is not a contract of bailment when you are going to deposit your money in your saving account. बैंक में आप पैसा जमा कराते हो, वो बेलमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मनी इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। मनी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता, इसलिए वो बेलमेंट नहीं है। और लॉकर लेते हैं अपन बैंक में कि वहां पे सपोज अपनी ज्वेलरी रखनी हो, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स रखने हो, आप बैंक में एक लॉकर ले रहे हो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? मैंने आज अपनी ज्वेलरी वहां रखी है और 4 दिन बाद मुझे जब जरूरत पड़ी मैं निकाल के आ रही हूँ, क्या यहाँ पे बेलमेंट नजर आ रहा है? बिल्कुल सही, बेलमेंट में हमने पोजेशन ट्रांसफर नहीं किया। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हमने बैंक से लॉकर लिया, मतलब हमने केवल एक प्लेस हायर किया है। जैसे अपन एक कमरा किराए पे ले रहे हैं, घर किराए पे ले रहे हैं, वैसे ही अपन ने क्या किया है, वहां पे लॉकर हायर किया है, पोजेशन ट्रांसफर नहीं किया, है ना। तो ये छोटे छोटे सवाल ध्यान रखने हैं। एक्शनेबल क्लेम इसमें क्या है वो आगे हम बात करेंगे, वो थोड़ा डिटेल टॉपिक हो जाएगा। तो हमने कहां तक देखा इस टॉपिक को, क्या क्या एक्सेप्शंस देखे, विदाउट कंसीडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। सेक्शन 25 क्लॉज 1, जहां पर कि कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बिटवीन नियर रिलेटिव्स, कॉन्ट्रैक्ट रिटन और रजिस्टर्ड होने पे वैलिड हो जाता है। सेक्शन 25 क्लॉज 2, जहां पे कोई पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज किसी ने दी है, उन सर्विसेज के लिए हम लेटर ऑन उसको क्या कर रहे हैं, कंपनसेट करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, दैट इज वर्बल भी है तो भी वो वैलिड है। ऐसे ही तीसरी बात, टाइम बाद डेट को पे करने का अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है, वो भी रिटन प्रॉमिस कर रहा है, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। गिफ्ट जो दिया जा चुका वैलिड है, गिफ्ट का प्रॉमिस नॉट एनफोर्सेबल। चैरिटी या डोनेशन जो दिया जा चुका वैलिड है, लेकिन उसका जो प्रॉमिस किया गया है वो एनफोर्सेबल तब होगा जब हमारे प्रॉमिस के बेसिस पे सेकंड पार्टी ने कोई लायबिलिटी जो है वो ले ली है, काम पूरा कर लिया है, तो हमारी भी लायबिलिटी होगी कि हम अपना प्रॉमिस पूरा करें। ग्रेचुइटियस बेलमेंट जिसमें कि कंसीडरेशन नहीं है, हम अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी गुड्स को अनदर पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके बदले उससे हम कुछ भी कंसीडरेशन नहीं लेते हैं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कहलाएगा, है ना, चाहे कंसीडरेशन ना हो। अगला पॉइंट लिखिए, रिमेशन। रिमिशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर सम देन अ लार्जर सम। एक्सेप्टेंस क्या करना, लेसर सम। ज्यादा के बदले हम कम धन स्वीकार कर रहे हैं। मैंने 2 लाख रुपए लिए थे ज्योति से, लेकिन जब पे करने की बात आई तो मैंने कहा भाई ज्योति जी मैं आपको 1.5 लाख जो है पे कर देती हूँ, बाकी 50,000 मैं अभी पे करने की पोजीशन में नहीं हूं, तो अपन उस लोन को छोड़ देते हैं। तो आपने कहा, ज्योति जी ने कहा कि ठीक है, 1.2 की जगह वो क्या लेने को तैयार है, 1.5 लेके उस कॉन्ट्रैक्ट को ओवर करने को। हमने ये नहीं कहा हम 50,000 बाद में दे रहे हैं,
ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह रहे हैं लेटर ऑन दे रहे हैं, इसका मतलब तो कंप्लीट ही दे रहे हैं ना अपन अमाउंट। अगर कोई ज्यादा के बदले कम रुपया लेके कॉन्ट्रैक्ट को ही डिस्चार्ज करता है, ज्यादा की लायबिलिटी की बजाय कम लायबिलिटी पूरी कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज कर रहा है, तो वो रिमिशन की कैटेगरी में आएगा। गॉट इट? और एक लिखिए पॉइंट, एजेंसी। एजेंसी सेक्शन 185 के अंदर, 185 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है एजेंसी में कंसीडरेशन नहीं होता। जब हम एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें उसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ने किसी एजेंट को ऑथोराइज किया है, इसलिए ऑथोराइज किया है कि आप मेरे बिहाफ पे, आपको अथॉरिटी दी है कि आप थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। और कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच में होता है, थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में होता है। जैसे मुझे एक मकान खरीदना था, तो मैंने ये काम मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मैंने किसी ए नाम के व्यक्ति को कहा कि आप मेरी जगह मकान देखिए, ये मुझे बता दिए मैंने फीचर्स, मुझे किस तरीके का, किस बजट में, किस लोकेशन पे मकान चाहिए। वो व्यक्ति को मैंने क्या कर दिया, एजेंट को ऑथोराइज कर दिया कि वो मेरे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी के सामने वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ मी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो कौन है, प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। उसके बीच में एजेंट वो काम करता है जिसे प्रिंसिपल ने उसे करने के लिए दिया है। सारे काम नहीं करेगा प्रिंसिपल के, कौन सा काम करेगा, वो जो उसे ऑथोराइज किया है करने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल करता है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के एस्टेब्लिश करने के लिए बीच में एजेंट एक मीडिएटर का काम करता है। तो जब प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है तो इन दोनों के रिलेशन को एजेंसी कहा जाता है। व्हाट इज एजेंसी? एजेंसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट को कोई अथॉरिटी दी गई, तो जब प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है तो यहाँ क्या कंसिडरेशन होना जरूरी है हमेशा? नो, यहाँ हमेशा कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। आप देखते हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ काम करते हैं, आप अपने फ्रेंड के लिए, रिलेटिव के लिए कुछ काम करते हैं, कई बार स्ट्रेंजर्स के लिए भी कोई काम एजेंट के रूप में कर देते हैं, नेबर के लिए कर देते हैं। तो हर बार अपन पैसा थोड़ी ले रहे हैं, हर बार अपन कंसिडरेशन थोड़ी ले रहे हैं कोई काम करने के लिए, तो भी वो एजेंसी का क्रिएशन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, है ना। आपने किसी के लिए काम किया या किसी ने आपके लिए काम किया विदाउट कंसिडरेशन, वो पूरी तरह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, चाहे कंसिडरेशन ना हो। मैंने आपको कहा था मेरे लिए आप एक गाड़ी पुरानी ले लेंगे क्या, आपका अपना इसी से रिलेटेड वर्क भी था, तो मैंने कहा इजी हो जाएगा मेरे लिए, आप मेरे एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और आपने मेरे लिए एक गाड़ी जो है वो खरीद भी ली। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी वैसी ही हो जाएगी ना, चाहे वो विद कंसिडरेशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट कंसिडरेशन था। तो क्या अब वो विदाउट कंसिडरेशन था, एजेंट को कमीशन नहीं मिला, क्या एजेंट काम में गैर जिम्मेदारी कर सकता है? नो, उसकी पूरी वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी जैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बनती। तो ये अपना पूरा टॉपिक होता है, अपना क्वेश्चन मेंस के हिसाब से बनता है ये, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज वॉइड, व्हाट आर द एक्सेप्शंस। तो आप बताएंगे इसमें पहले जनरल प्रिंसिपल जो सेक्शन 25 में बताया गया है, फिर आप इसके एक्सेप्शन बताएंगे 1, 2 और 3, सेक्शन 25 क्लॉज 1, 2 और 3, और इसके अलावा जितने मैंने आपको लिखवाया, चैरिटी का, डोनेशन का, रिमिशन का, ग्रेचुइटियस बेलमेंट का, एजेंसी का, तो ये पूरा मिलके एक टॉपिक अपना कवर होता है। ठीक है, आज इतना ही, ओवर करते हैं, कल की क्लास में बात करते हैं। कल तो शायद सैटरडे है, आप तो आप लोग पेपर के लिए रेडी हो क्या, कोई कंटेंट हुए हैं रेडी अपने पेपर के लिए? तो कल क्लास लेना चाहते हो क्या? कल वीकेंड तो है, सैटरडे को वीकेंड तो है, देख लेंगे, अगर मैनेज हुआ तो आपसे बात कर लूंगी, अगर क्लास रख सकूंगी मैं भी, क्योंकि बाकी मेंबर्स भी नहीं है तो वीकेंड भी मुझे ही लेना है। तो अगर मैं ले सकूंगी तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी, तो आप कॉन्ट्रैक्ट की क्लास ले लीजिएगा। टाइमिंग डिफरेंट हो सकता है, मैं वीकेंड के साथ
जो वीकेंड क्लास होगा उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट का रख लूंगी अगर होगा तो, अदरवाइज मंडे को रखेंगे, है ना। और पेपर का भी अपन नेक्स्ट वीक ही रखते हैं क्योंकि इस वीक आपकी पूरी तैयारी हो नहीं पाई होगी, सही है ना आयुषी? हाँ जी मैम। मैम जेजे एक्ट का हमारा लाइक कंप्लीट हो गया, तो फिर उसके लिए अरे हाँ, मुझे तो सर ने कहा था कि जेजे एक्ट का पेपर देना है कल, 56 to 110 मेंस का कहा है सर ने। मैम उनका प्री का भी लास्ट 2 टाइम से ही हैज नॉट टेकन प्री के पेपर्स, तो हाँ तो शायद प्री प्री उन्होंने कहा कि कंप्लीट ही दे दो, मेरे पास रेडी है वो पेपर, तो मैं आपको कल दे दूं, जेजे का पेपर कर लोगे? चलेगा मैम, वर्क्स। आप स्किप करना चाह रहे हो, आप आगे दे देना, कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर कर लेना। आपकी छूट गई ना, क्लासेस भी नहीं हुई थी ना, आप तो लेट आए थे, कोई बात नहीं, आप रहने देना। तो आयुषी लेकिन आप तैयार कर लो, ज्योति आप भी तैयार कर लो, जेजे का कंप्लीट तैयार कर लो, जिसमें प्री तो पूरा दे देना, मेंस का आप 56 to 110 दे देना, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। आप लोग है ना उस पे रजिस्टर भी कर लो pragya.com पे, मैंने पहले भी बताया था, PRAGGYA pragya.com, इस पे आप जाओ, पूरी सीरीज वहां पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। आ, क्या जो जो लोग ऑफलाइन आ रहे हैं वो तो अवेलेबल है ही आपको, लेकिन ये सरप्लस में एडिशनल ये एक चीज भी हो जाएगी, तो आपके लिए आसानी रहेगी, आपको दोनों फीचर मिल जाएंगे। जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनको डबल बेनिफिट मिल जाएगा, ऑनलाइन सीरीज भी और ऑफलाइन सीरीज भी, है ना। तो यहाँ पे आपको ये जैसे pragya.com पे आप जाओगे, वहां ऊपर लिखा है फर्स्ट पेज पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आप वहां जाओ, इस पे क्लिक करो, क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आएगा रजिस्टर या लॉगिन, तो आपको पहले करना है रजिस्टर, फॉर्म भरना है अपना, रजिस्टर पे क्लिक करते ही एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आप फिल कर लेना। फिल करने पे जो कोर्स ऑप्शन आपसे पूछेगा वो फ्री वाला ऑप्ट करना, क्योंकि आप वहां से वही रजिस्टर कर सकते हो, आप फ्री वाला कोर्स ऑप्शन यूज करके फॉर्म भर लेना, और उसका जो यूजर नेम आपने बनाया होगा वो मुझे मैसेज करना, मैं आपको वहां पे टेस्ट सीरीज असाइन करूंगी, कोर्स असाइन करूंगी। तो जेजे एक्ट का पेपर आपको वहां पर भी आ जाएगा, पीडीएफ में चाहिए तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं दे दूंगी, लेकिन यहाँ पर भी रहेगा तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा कि आप कभी भी उधर से भी किया प्रैक्टिस, तो वो पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।